नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे एक रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बारे में, जिसमें यह बोला गया इनकम कैन नॉट बी द सोल बेसिस टू डिसाइड क्रीमी लेयर। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है, आप सबको पता होगा कि अदर बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन, जिसको हम ओबीसी रिजर्वेशन बोलते हैं, सेंटर की तरफ से ये 27% है गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशन सेक्टर में वगैरह वगैरह। अब इन ओबीसी सेक्शन में या ओबीसी पॉपुलेशन में ऐसा कुछ लोग आ जाता है जो ऑलरेडी सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एडवांस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी का सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया, या कोई बन गया साइंटिस्ट, या कोई बन गया डॉक्टर, तो इस तरह की प्रोफेशन में जब वो आ जाता है, इनकी सोशल स्टेटस भी बढ़ जाता है एंड इकोनॉमिकली वो स्टेबल हो जाता है। तो इन लोगों को ये ओबीसी रिजर्वेशन से अलग करते हैं, जिनको बोलते हैं क्रीमी लेयर। एक बार आप क्रीमी लेयर में आने से आपको ओबीसी रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, आप जनरल कैंडिडेट की तरह काउंट किया जाएगा। तो ये दोस्तों बेसिकली क्रीमी लेयर होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है इनकम कैन नॉट बी द सोल बेसिस टू डिसाइड क्रीमी लेयर। मतलब केवल इनकम देख के, मतलब एक ओबीसी है, एक आदमी ओबीसी है, आदमी या औरत जो भी है, तो वो अगर इकोनॉमिकली साउंड, इनके पास बहुत पैसे हैं या इनकी इनकम बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको क्रीमी लेयर में डालोगे। देखिए, क्रीमी लेयर में और भी कई सारी इंडिकेटर्स है, उसको भी आपको देखना होगा, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे न्यूज में क्यों आया है। गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था। गवर्नमेंट मतलब हरियाणा गवर्नमेंट ने 2006 में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसको चैलेंज किया गया, तो इसलिए ये न्यूज में आया है। वो नोटिफिकेशन क्या रहा वो देखेंगे। क्रीमी लेयर का डेफिनेशन क्या है, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, एंड कैटेगरीज अंडर क्रीमी लेयर कौन कौन सा है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है, बेसिकली जो रिजर्वेशन की कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, एंड फाइनली एक कंक्लूजन। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। रिसेंटली ऑन 24 अगस्त ए डिवीजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये डिवीजन बेंच मतलब क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट 2 जजेस रहता है, कभी कभी वो 3 भी हो जाता है, तो इसको डिवीजन बेंच बोलता है। और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब जिसमें एटलीस्ट 5 जजेस रहते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। फर्क समझ में आ गया ना। तो 24 अगस्त को डिवीजन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है कि इकोनॉमिक क्राइटेरियन कैन नॉट बी द सोल बेसिस। अगर आपको ओबीसी में क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करना है तो केवल आप इकोनॉमिक क्राइटेरियन मत देखो, ये मत देखो इनके पास कितने पैसे, इनका इनकम कितना है। इसके साथ साथ आपको सोशल एडवांसमेंट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब भी देखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, रिजर्वेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सबको इक्वल करो, कोई सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं रहनी चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए, सोशल स्टेटस सबका इक्वल होना चाहिए। इसके लिए रिजर्वेशंस प्रोवाइड करते हैं। हो कुछ और रहा है वो अलग बात है, पर एक्चुअल ऑब्जेक्टिव तो ये है, ठीक है। द जजमेंट केम ऑन ए रिट पिटीशन फाइल्ड बाय ग्रुप फ्रॉम हरियाणा द पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा। अब देखिए, हरियाणा में ये चैलेंज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने 2 नोटिफिकेशन इश्यू किया था 2016 में और 2018 में, जिसके ऊपर हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा ने पिटीशन फाइल किया था। अब वो नोटिफिकेशन क्या था वो देखते हैं। देखिए, इट आइडेंटिफाइड एज क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लास मेंबर्स हुज ग्रॉस एनुअल इनकम एक्सीडेड 6 लाख। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअल सेंटर की तरफ से ये जो ओबीसी में क्रीमी लेयर है, उसकी जो एनुअल इनकम 8 लाख का है, ठीक है। पर स्टेट, कई स्टेट में ये डिफर करता है, क्योंकि एक ही स्टेट का कंडीशन कुछ अलग है, वो स्टेट्स को ही मालूम है। तो हर स्टेट में कुछ अलग क्राइटेरिया रहता है ये इनकम को डिफाइन करने का, ठीक है। अब देखिए, 2016 नोटिफिकेशन में वो क्या बोला था कि जिसका इनकम 6 लाख से ज्यादा है ओबीसी में, वो क्या होगा, क्रीमी लेयर में होगा। बेसिकली उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जनरल कैंडिडेट की तरह उनको जो भी एग्जाम देना है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करना है, तो जनरल कैंडिडेट की तरह उनको अप्लाई करना होगा अगर आपका ग्रोस एनुअल इनकम 6 लाख से ज्यादा है। ये नोटिफिकेशन था। इसके साथ साथ और एक चीज बोला था, बैकवर्ड क्लास सेक्शंस हुज फैमिलीज अर्न लेस देन 3 लाख वुड गेट प्रायोरिटी। आप देखिए, 6 लाख से नीचे जो लोग हैं ओबीसी का, उसमें भी 2 टाइप का सेक्शन डाल दिया। मतलब एक तो 6 लाख से नीचे, 6 लाख से नीचे, और एक 3 लाख से नीचे। अब जो 3 लाख से नीचे जो लोग हैं, उनको 3 लाख और 6 लाख के बीच में जो लोग हैं, उसे थोड़ा सा प्रायोरिटी मिलेगा। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव यह था, जो सबसे पुअर है, सबसे गरीब है, 3 लाख से नीचे जो लोग हैं, उनको थोड़ा प्रायोरिटी मिल जाए। समझ रहे हो आप? मतलब जिसका, देखिए, अगर 6 लाख के नीचे आप
एक क्राइटेरिया रखोगे, इसमें 5 लाख वाला भी आ जाएगा, 50,000 वाला भी आ जाएगा, तो इन दोनों को एक ही लेवल में आप एनालाइज नहीं कर सकते ना। इसलिए गवर्नमेंट ने यह बोला 3 लाख से नीचे के लिए हम थोड़ा और प्रायोरिटी देंगे। पर सुप्रीम कोर्ट ने यह जो नोटिफिकेशन को स्ट्रक डाउन किया, बोला ये Section 5(2) of the Act required the state to consider social, economic and other factors together to identify and exclude backward class members as creamy layer। आप ऐसे creamy layer को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आप क्या देख रहे हो, आप केवल इनकम देख रहे हो, 3 लाख 6 लाख जो भी है, ये देख के आप बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन नहीं कर सकते। आपको और भी बहुत कुछ चीजें देखना पड़ेगा, ठीक है, सोशल फैक्टर्स है, एजुकेशनल फैक्टर्स है, सारी चीजें। अब दोस्तों क्रीमी लेयर के बारे में, इट इज अ कंसेप्ट दैट सेट्स ए थ्रेशोल्ड विद इन विच ओबीसी रिजर्वेशन बेनिफिट्स आर एप्लीकेबल। देखिए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट क्या मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक चीज आपको ध्यान देना, ये जो क्रीमी लेयर कंसेप्ट है ये केवल ओबीसी रिजर्वेशंस में है, ना कि एससी एसटी में। एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर प्रोविजन लाने की कोशिश किया था गवर्नमेंट ने, पर अगेन कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया था। कोर्ट ने यह बोला था कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के इतना रिप्रेजेंटेशन अभी तक हुआ नहीं है और इनके एक्चुअल सोशल एडवांसमेंट हम चाहते हैं, इसके लिए क्रीमी लेयर वगैरह लाने की कोई जरूरत नहीं है। पर देखा जाएगा तो दोस्तों एससी एसटीज में भी क्रीमी लेयर लाना बहुत जरूरी है। आपको पता है एससी एसटी में कुछ सेक्शन है जिनको ऑलरेडी जॉब मिल चुका है, जो ऑलरेडी अच्छे लेवल में काम कर रहा है, इनके लिए बहुत अच्छा है। इनके जो बच्चे हैं उनको रिजर्वेशंस मिल जाता है। कई सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मैं उधर नहीं जा रहा हूं। अब हम ओबीसी के बारे में बात करते हैं। देखिए The term creamy layer was first mentioned in the Supreme Court's landmark judgment in the Indira Sawhney case of 1992। आप देखिए जितने भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं इनके लिए इंदिरा सोनी केस जो है 1992 का वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया था कि जो रिजर्वेशन है ये किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ऑलरेडी हमारे देश में 49.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग रिजर्वेशन है जो ओबीसी प्लस एससी एसटी मिला के। इसके अलावा 10% अभी दिया हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। पर देखिए जो इंदिरा सोनी जजमेंट में और एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, अगर किसी स्टेट को 50% से ज्यादा रिजर्वेशंस देना है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में तो दे सकते हो। तो वैसे देखा जाएगा तो इंडिया में कई सारे स्टेट्स है जहां रिजर्वेशन 50% से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में करीब 69% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महाराष्ट्र में है। ऐसे कई सारे स्टेट्स का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं। वैसे सब जो है इंदिरा सोनी जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के अगेंस्ट है, फिर भी कुछ ना कुछ बोल के वो लोग फाइट करते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इनको देना बहुत जरूरी है, ये सब बोल के अलग बात है वो। द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सम मेंबर्स ऑफ द बैकवर्ड क्लास हु आर सोशली, इकोनॉमिकली एज वेल एज एजुकेशनली एडवांस। तो क्रीमी लेयर क्या आप समझ गए ना, ओबीसी पॉपुलेशन में जो लोग हैं जो ऑलरेडी सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली एडवांस्ड है। They lap up all benefits of reservation meant for that class without allowing benefits to reach truly backward members of that class। अब ये क्रीमी लेयर लाने का एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या था आप समझ गए होंगे। मतलब जो रिजर्वेशंस लेके एक जॉब पे आ गया है, उनके जो बच्चे हैं उनको भी रिजर्वेशन का चांस मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगा। और वही लोग मतलब ओबीसी सेक्शन में ये जो ऊपर लेवल का लोग है वो हमेशा ऊपर होते जाएगा, जो नीचे लेवल के लोग हैं वो वही के वही रह जाएगा। मतलब जो रिजर्वेशन फैसिलिटी पूरा जो ऊपर लेवल के ओबीसी पॉपुलेशन में जो ऊपर लेवल के लोग हैं वही ले जाएगा। तो ये बात जो हो रहा था ये गलत है ना, इसको हटाने के लिए क्रीमी लेयर वाला प्रोविजन गवर्नमेंट ने लाया था। अब देखिए कैटेगरीज अंडर क्रीमी लेयर, अब आपको चीजें और अच्छी तरह समझ में आएगा। सबसे पहला इनकम, जो नॉन गवर्नमेंटल एम्प्लॉइज है उनके लिए थ्रेशोल्ड रखा हुआ है 8 लाख। एनुअल इनकम अगर आपका 8 लाख से ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आओगे, आपके बच्चे भी। एंड ये जो इनकम थ्रेशोल्ड है ये हर 3 साल में रिवाइज होता है। अभी के लिए 8 लाख है, हो सकता है 3 साल बाद ये 11 लाख हो जाएगा, फिर 3 साल बाद ये 15 लाख हो जाएगा। इसी तरह इसको रिवाइज करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए क्या है, पेरेंट्स रैंक है, आपके पेरेंट्स के रैंक देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फादर या मदर दोनों में से एक अगर ग्रुप ए ऑफिसर है, फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विस ऑफिसर्स वगैरह ग्रुप ए में आता है, अगर आपके फादर या मदर दोनों में से एक अगर ग्रुप ए में है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर आपका दोनों पेरेंट्स फादर एंड मदर ग्रुप बी में है तब भी आप क्रीमी लेयर में आएंगे, समझ रहे हो ना। एंड इफ द पेरेंट्स एंटर ग्रुप ए थ्रू प्रमोशन, देखिए ग्रुप ए में प्रमोशन से भी आ सकता है। अगर इनका प्रमोशन उनका 40 साल से पहला हुआ तब भी आप ग्रुप ए में आएंगे। 40 साल से बाद अगर आपका फादर या मदर प्रमोशन होके ग्रुप ए में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर 40 साल से पहले जो ज्यादातर सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के केस में ही होता है। एंड आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए क्या है,
चिल्ड्रन ऑफ ए कर्नल और हायर रैंक ऑफिसर, आर्मी में कर्नल, नेवी में कैप्टन, एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन। इन 3 रैंक के ऊपर, मतलब इन 3 रैंक भी है, कर्नल और हायर रैंक ऑफिसर, इनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में ही आएंगे। और भी कई सारे क्राइटेरिया है जो मेजर है, मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है। आर्टिकल 16(4) ये कहता है अगर स्टेट को ये लगे कि कोई भी एक बैकवर्ड क्लास आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस, मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज में कोई भी एक बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं है या जो है वो कम है, तो दे कैन मेक रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स। तो बेसिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशंस की बात किया जा रहा है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये क्या कहता है कि स्टेट कैन मेक एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन इन फेवर ऑफ एससी एंड एसटी। एक चीज आपको ध्यान देना है, देखिए ये जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया हुआ है ना दोस्तों, ये केवल ज्वाइनिंग के लिए है, अपॉइंटमेंट के लिए है। एक बार सर्विस में आने के बाद जितने भी प्रमोशंस होगा इसमें आपका कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, आपको मेरिट में ही प्रमोशन लेना पड़ेगा। पर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ऐसा नहीं है, उनके लिए रिजर्वेशन से प्रमोशंस में भी। आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आर्टिकल 16(4)A एंड आर्टिकल 16(4)B समझा देता हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट का एक पोस्ट है एलडी क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क इसको बोलते हैं। इसके बाद का प्रमोशन क्या होगा, यूडी क्लर्क, मतलब अपर डिवीजन क्लर्क। और एक दिन 10 वैकेंसीज आया यूडी क्लर्क का, ठीक है। एलडी क्लर्क से 10 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे यूडी क्लर्क के लिए। अब क्या है ना, आर्टिकल 16(4)A के हिसाब से इनमें से कुछ सीट्स जो है एससी एंड एसटी के लिए रिजर्व करना होगा। अब मान लीजिए उसमें से 2 सीट रिजर्व किया, एक एससी के लिए और एक एसटी के लिए। अब और एक कंडीशन आप देख लीजिए, अगर ये एलडी क्लर्क में जितने कैंडिडेट्स है इसमें कोई भी एससी एसटी का नहीं है तो क्या होगा, तब इनमें से 8 लोग ही यूडी क्लर्क बनेंगे। जो 2 वैकेंसीज एससी एंड एसटी के लिए रखा हुआ है ना, वो वही के वही रहेगा, चाहे कितने भी साल बीता हो, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। जब तक एक कैंडिडेट नहीं आएंगे एलडी क्लर्क में तब तक ये वैकेंसी वही के वही रहेगा। तो ये आर्टिकल 16(4)B कहता है, एडेड बाय द 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 which enabled the unfilled SC/ST quota of a particular year to be carry forward। ठीक है, ये 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और जो आर्टिकल 16(4) ये जो रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन इन फेवर ऑफ SC/ST किसमें था, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995। समझ गए आप। तो आर्टिकल 16(4) ये क्या है, आर्टिकल 16(4)B क्या, मैंने आपको बता दिया। अगला है आर्टिकल 335। It recognizes that special measures need to be adopted। देखिए बेसिकली शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं उनके लिए मैक्सिमम वेलफेयर दिया जा रहा है आर्टिकल 335, आर्टिकल 16(4) अल्फा, आर्टिकल 16(4)B, ये सब के थ्रू। देखिए आर्टिकल 335 क्या बोल क्या रहा है कि इट रिकॉग्नाइजेस स्पेशल मेजर्स नीड टू बी अडॉप्टेड। अगर एससी एंड एसटी से किसी का क्लेम आ गया कि इस पोस्ट मुझे मिलना चाहिए, ये प्रमोशन मुझे होना चाहिए था, इस तरह की कोई भी क्लेम्स आ गया तो इसको कंसीडर करना है एंड स्पेशल मेजर्स टू बी अडॉप्टेड, ये कहता है आर्टिकल 335। एंड 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 में यह बोला गया कि आर्टिकल 335 दैट एनेबल्स द स्टेट टू मेक एनी प्रोविजन इन फेवर ऑफ मेंबर्स ऑफ एससी एसटीज फॉर रिलैक्सेशन इन क्वालिफाइंग मार्क्स आल्सो। समझ गए आप। देखिए 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह भी बोला गया अगर आप कोई इंटरनल टेस्ट कंडक्ट करा रहे हो प्रमोशन के लिए तो इसकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, मान लीजिए 100 में से 40 क्वालिफाइंग मार्क है। अब मान लीजिए जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट्स है वो किसी भी कारण से 40 ला नहीं पा रहा है तो आप ये क्वालिफाइंग मार्क नीचे भी कर सकते हो, बोलो 30 कर लो, तब कोई पास हो जाए तो ठीक है ना। तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी चाहे तो वो कम कर सकते हैं, ये 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोला गया। तो इसमें मैंने क्या क्या बोला, 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 335, फिर 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 16(4)A, आर्टिकल 16(4)B एंड आर्टिकल 16(4), ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों फाइनली एक कंक्लूजन। देखिए ओबीसी रिजर्वेशन में से जो क्रीमी लेयर को हटाने वाला कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इससे क्या होगा, जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, मेरा मतलब है बैकवर्ड क्लासेस में भी जो नीचे लेवल का लोग है, जो गरीब लोग है, उनके बच्चों को रिजर्वेशंस मिल जाएगा, ज्यादा चांसेस मिल जाएगा। अमीर बच्चों के साथ उनको कंपटीशन नहीं करना होगा जो क्रीमी लेयर में है, तो इनको जॉब्स मिलने का चांसेस ज्यादा है। बहुत अच्छी बात है, सुन के तो इतना अच्छा लग रहा है, पर एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। और स्पेशली जो नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे हैं जो एक्चुअली डिजर्विंग है वो अच्छी तरह सुनिए। आप देखिए
मैंने आपको पिछले स्लाइड में क्रीमी लेयर में इंक्लूड होने का कुछ क्राइटेरिया बताया था, जिसमें मेजर ये था कि आपका पेरेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है, जैसे कोई एमपी, एमएलए या कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, या आपका एक पेरेंट ग्रुप ए में होने से, या दोनों पेरेंट्स ग्रुप बी में होने से, या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए 8 लाख का दिया हुआ है। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, ये जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट दिया हुआ है ये सही है क्या? मुझे तो नहीं लगता। मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से ग्रुप बी में अगर आपका एक पेरेंट है, दूसरा पेरेंट ग्रुप बी में नहीं है, कोई और जॉब कर भी नहीं रहा है, तब भी आप क्रीमी लेयर में आओगे। ये कैसे कंपैरिजन हो सकता है दोस्तों, बताइए। ये एक बच्चा है जिसका फादर ग्रुप बी पोस्ट में जॉब कर रहा होगा, और दूसरा एक ओबीसी के बच्चे है जो गरीब है, जो खेती कर रहा है। उन दोनों में कैसे आप तुलना कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और ऊपर से ओबीसी जो है हमारा करीब 80% ऑफ हिंदू पॉपुलेशन आ जाता है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन है। तो इसमें इस तरह की जो तुलना करना बिल्कुल सही नहीं है। और भी सुनिए, 8 लाख की बात किया हुआ है। अब आप मुझे बताइए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, और मान लीजिए आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉय भी नहीं हो, और आपका एनुअल इनकम आपको बनाना है, हो सकता है आपके पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज होगा, और प्रॉपर्टीज आपके नाम पे नहीं होगा, हो सकता है आपका कोई रिश्तेदार के नाम पे होगा, और आपकी कमाई हो रहा होगा, और कई सोर्स होगा आपको कमाई का, और आप 8 लाख के नीचे का एक इनकम सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हो क्या? आराम से बना सकते हैं। इंडिया जैसे देश में 8 लाख एनुअल इनकम से नीचे एक सर्टिफिकेट बनाना बहुत आसान है। जो अमीर ओबीसी के बच्चे हैं वो भी आराम से बना देंगे, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, इसमें बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारे। मैं बताऊंगा 90% कैंडिडेट्स जो अप्लाई करते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, वो अनडिजर्व्ड है, जो ऑलरेडी सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली एडवांस्ड लोग हैं। इसकी वजह से जो मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनको एक्चुअली रिजर्वेशन की जरूरत है, नहीं मिल पाता है। और ऊपर से ये जो 8 लाख वाली क्राइटेरिया है, ये हर 3 साल बाद गवर्नमेंट रिवाइज करता है। हो सकता है, अब तो लेटेस्ट अपडेशन हुआ था 2017 में मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब 2021 में, मतलब इस साल हो सकता है एक रिविजन होगा, 8 लाख को वो 12 लाख कर देगा, फिर 3 साल बाद वो 15 या 20 लाख कर देगा। तो इसी तरह जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, अमीर ओबीसी के लोग हैं, वो सर्टिफिकेट बनाते रहेंगे और रिजर्वेशन लेते रहेंगे। और जो गरीब ओबीसी है उनका क्या होगा? जो गरीब लोग हैं, जो खेती बाड़ी कर रहा होगा या और कोई लेबर का काम कर रहा होगा, उनके बच्चे को रिजर्वेशन का फैसिलिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अमीर बच्चे हैं वो अपने बच्चों को, सॉरी, जो अमीर ओबीसी के लोग हैं वो अपने बच्चों को टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे कोचिंग के लिए, या कोई अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर भेजेंगे, दिल्ली भेजेंगे, पता नहीं अमेरिका भेजेंगे, कहीं भी भेजेंगे, तो इनको फैसिलिटीज मिल रहे हैं। तो एक्चुअल रिजर्वेशन की जो ऑब्जेक्टिव है, या फिर ये क्रीमी लेयर का ऑब्जेक्टिव है जो एक्चुअली सही है, इसकी इंप्लीमेंटेशन पार्ट इधर गलत हो रहा है। ये मेरे हिसाब से है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों का क्या सजेशन से, कमेंट से आप मुझे बताइए, क्या है सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूं। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।